वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इग्नू वाले बच्चों का प्लस सोल वाले बच्चों के लिए भी है ये, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि उनका सिलेबस अलग है। सिलेबस में कुछ खास फ़र्क नहीं है। 80 to 90% सेम सिलेबस है दोनों ही एमए वाले बच्चों का। एमए पॉलिटिकल साइंस से जो कर रहे हैं उनका। MPS 1 में बेटा आपका पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। सेमेस्टर 5 में आपका यही सब्जेक्ट था पूरा, ठीक है। अब ये उसको और डीप में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार आप, ये 4 आपके सब्जेक्ट हैं MPS 1 2 3 4, ठीक है। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आप पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें टोटल 29 यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। फिर MPS 2 आएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें आप पढ़ेंगे IR, जिसमें बेटा आपकी 35 यूनिट्स हैं, ठीक है। 29 इसमें हो गई, 35 इसमें हो गई। लोकतंत्र और विकास, ठीक है। पॉलिटी जो है आपका बेसिकली से पॉलिटिकली कहा जाता है इसको। इसमें 27 यूनिट्स हैं आपकी। और लास्ट आपका तुलनात्मक राजनीति, जिसमें क्या होता है कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसमें क्या है 30 यूनिट। अब इनको यूनिट को देख के मत घबरा जाना बेटा कि इतने सारी यूनिट नहीं, पूरे साल के हिसाब से, क्योंकि इग्नू में आपका एक साल में एक बार ही पेपर होगा। फर्स्ट ईयर में एक बार पेपर हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में आपका एक बार पेपर होगा, 2 बार पेपर होता है। तो ये साल के हिसाब से है कि पूरे साल में आपको इतना पढ़ना है। और ये कि डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये आसान ही आप पढ़ चुके हैं, बस आप उसको डीप में पढ़ना है। और ये 29 में से जो मान लो 15 से 17 18 15 16 17 18 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसमें से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। पहले मैं पूरा सिलेबस करवा रही हूँ। ये सारी चारों की चारों प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। पूरा सिलेबस, सारी यूनिट, सब कुछ कवर करा रही हूँ मैं। अब ये जो बच्चे अंत में आएंगे, जिनको पता है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं पढ़ने के लिए, कुछ नहीं पढ़ा जिन्होंने, उनके लिए एक स्पेशल वीडियोस होंगी, जिसमें मेन जो टॉपिक्स है, जितनी यूनिट इंपॉर्टेंट है, जिनका कंफर्म है कि ये पेपर में आएंगी, सिर्फ उन यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दूंगी, ठीक है। 5 से 6 ऐसी वीडियोस निकाल दूंगी जिसमें ये बच्चे का टाइम सेव हो जाए। जो सारी वीडियो ना देख पाए, वो लास्ट में 5 से 6 वीडियो देख के हो जाए क्लियर उसका। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें समझाऊंगी। सिलेबस देख लीजिए, MPS 1 का सिलेबस है ये, ठीक है। जिसमें ये यूनिट 1 2 3 पूरी ऐसी यूनिट्स जाएंगी। अभी हम ये करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें, क्या है, पूरा ये राजनीतिक सिद्धांत डीप में पढ़ना है। बचा हुआ ये पार्ट 29 यूनिट है टोटल इस वाले में आपकी, ठीक है। ये देख लीजिए बेटा, ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी किसी को ना समझ आ रहा हो, सिलेबस को लेके, असाइनमेंट को लेके, कोई भी आपकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाली जो पूरी PPT है, ये मैं वहाँ पर आपको फ्री में भेज दूँगी, कोई उसका चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप नोट्स बना लें, ठीक है। अब जो ये यूनिट 1 है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लो, इसके टॉपिक्स हैं ये यूनिट 1 के, ठीक है। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या है, बेसिक के राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर इसकी प्रकृति क्या है, फिर इसके विकास और उत्पत्ति कैसे बढ़ा ये, और इसके ये तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके उपागम के क्लासिकल वाला, ठीक है, आधुनिक और समकालीन वाला, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डीप में समझाऊंगी। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, कि काम क्या है इसका राजनीति का, और ये क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्या इसका रेलेवेंस है, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे, ठीक है। एक ही यूनिट में कवर करवाऊंगी मैं भी ये, बहुत सारे पार्ट्स नहीं बना रही, क्योंकि पहले ही 29 है। बच्चे से देख के घबरा रहे थे कि 29 यूनिट्स फिर और पार्ट होंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। एक एक पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि बेटा अब MA की पढ़ाई कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन ख़त्म, अब आप लोग MA में आ गए हो। MA का मतलब है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, जिसके पास मास्टर्स की डिग्री हो। तो अब पेपर अलग तरीके से लिखा जाएगा। पहले वाले सिस्टम खत्म होंगे, भर दिए पेजेस, अब पेज भरने नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 शीट मिलेगी एक आंसर के लिए। टेक्निकल क्वेश्चन सब करने होंगे आपको, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं। हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 शीट होंगी आपके पास, उस 2 शीट में आपको पूरा सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो ये अब वो शीट भरने वाला सिस्टम नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, पेल दिया, वो हो गया चेक। अब MA है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, सब कुछ डीप में होगा। तो वीडियोस भी अब लंबी आएंगी, एक एक पार्ट 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का नहीं बनाऊंगी, पूरे एक एक घंटे के, पूरे एक यूनिट 1 घंटे में कवर होगी।
2x करके देख लो आप उसको, ठीक है, आपके लिए आधे घंटे की हो जाएगी। अच्छा अगर कंटेंट चाह रहे हो तो लंबी वीडियोस आप देखनी पड़ेंगी। मास्टर्स के स्टूडेंट उस हिसाब से सोच के चलो कि हमारा पेपर इस बार टेक्निकल लिखना है, 2 ही शीट के अंदर एक आंसर को कवर करना है, तो तुम अब उसको घसीटा नहीं मार पाओगे, तो इसलिए आप डीप में करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार समझा दूं कि राजनीतिक जो सिद्धांत हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको समझने से पहले राजनीति क्या है इसको समझना आवश्यक है। सिद्धांत हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि राजनीति जो ये वर्ड है इसका अर्थ क्या है। राजनीति जो शब्द है इसका मतलब प्लस इसका क्या काम है, क्यों राजनीति है, इतने सारे जो हमारे 195 प्लस देश हैं इन सब में राजनीति क्यों है, क्या है राजनीति, ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राजनीति क्या है? राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है, कि एक ग्रुप है 2 वर्ड का, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ ये वर्ड है। राज प्लस नीति। राज का मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय पर उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। क्या बोल रहे हैं? उचित समय पर उचित कार्य करने की कला, कि सही समय पर तुम्हें सही काम करना है, उसकी जो वो कला है ना, जो ये कला है उसको कह रहे हैं नीति। नीति माने स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। आप जैसे मान लो एग्जाम है, एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास बुक भी नहीं है, टेनियर भी नहीं है, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, सब्जेक्ट यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा कि यूट्यूब पे पढ़ ले, तो हम क्या करेंगे, नीति बनाएंगे। नीति माने एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इस सब्जेक्ट को कवर करना है 10 दिन के अंदर, तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? एक नीति, जिसमें होता क्या है, सही समय पर सही काम करने की वो जो कला है उसको क्या बोल रहे हैं? नीति। अब ये क्या है? राजनीति। राज प्लस नीति, कि शासन करने की जो नीति है उसको कहा जा रहा है राजनीति, ठीक है। 2 वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है, इस वर्ड की मीनिंग मैंने बता दी आपको। राज प्लस नीति, शासन करने की नीति, आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अथवा नीति विशेष द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करना, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया एग्जाम वाला, तो उस एग्जाम में जो हमने नीति बनाई उसका लक्ष्य क्या है, कि हमें किसी भी हाल में भाई पास होना है, ये लक्ष्य है। वैसे इसका भी ये बड़े लेवल पे ले जाओ, कि इनका जो ये लोग यहाँ पे राजनीति के द्वारा आते हैं, इनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, कि हमारा जो भी हमने वादे करें जनता से कि हमें ये देंगे, आपकी वाली समस्या का समाधान किया जाएगा, ये चीज़ की जाएगी, ये चीज़ की जाएगी, उसकी प्राप्ति करना। जो भी लक्ष्य ये सेट कर रहे हैं, एक माइलस्टोन सेट करेंगे, उसकी प्राप्ति करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक व आर्थिक, राजनीतिक जितने भी स्तर हैं उनको ऊंचा करना। एक लाइफ स्टाइल जो है लोगों का, एक सुखद जीवन लोगों को मिल सके। ये जो इतने लोग हैं भीड़ में खड़े हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, इनके लिए फूल बरसा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्या चाहते हैं, कि हमारा जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, थोड़ी सी हमें और अच्छी जीवन जिए, एक जो लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठे। ये इसमें पूरा बता रहे कि राजनीति क्या है। राज प्लस नीति, राज माने शासन करना, शासन, और नीति माने उसकी प्लानिंग, ठीक है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। इंग्लिश वर्ड के बारे में बात करेंगे अब कि राजनीति को पॉलिटिक्स कह रहे हैं, वर्ड को पॉलिटिक्स। शब्द ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है पॉलिस, ये पॉलिस वर्ड से आया, ठीक है। जिस वर्ड का अर्थ क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, नगर राज्य। देखिए बेटा, राज्य जो है ना, आप स्टेट मत समझिएगा, इसका मतलब कि राज्य मीन्स स्टेट, स्टेट नहीं है इसका मतलब। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में ना राज्य का मतलब होता है सरकार, ठीक है। बच्चे यहाँ बहुत बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होते हैं, राज्य मतलब वो स्टेट समझते हैं कि क्या बोल रहा है, इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि नगर राज्य क्या मतलब, नगर का मतलब होता है, राज्य का मतलब होता है। इसका मतलब क्या है, नगर की सरकार, एक जो स्टेट है, जो एक नगर है, उसकी सरकार, राज्य का अर्थ पॉलिटिकल साइंस की भाषा में सरकार होता है। जैसे साइंस वाले की लैंग्वेज ले लो, उसमें हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है। इंसान, ह्यूमन जो इंग्लिश वर्ड है उसका साइंस में क्या वर्ड है, होमोनिड, होमोनॉइड, है ना, उसके अलग अलग वर्ड्स है। जैसे साइंस में अलग वर्ड है, वैसे पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो अलग हैं, जिनके मतलब बच्चों को समझ नहीं आते। तो इस वर्ड का याद रखिए, राज्य राज्य बहुत बार आएगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिए, इसका मतलब क्या है, सरकार। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ना ही पेपर में। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु, अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स, इनकी बुक है, बहुत बड़े महान ग्रंथ राइटर हैं ये, ठीक है, लेखक हैं, इन्होंने बुक लिखी, जो इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु जी के बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी इतना डीप में नहीं बता रही ये कौन है, आगे पूरा आपके सब्जेक्ट में आएगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कौन होते हैं, जो पूरी डीप नॉलेज, मतलब पीएचडी से भी आगे लेवल ले जाते हैं, हद से ज़्यादा उस टॉपिक की मतलब रिसर्च कर देते हैं ना, वो है अरस्तु जी, ये वो है। इनकी महान ग्रंथ है पॉलिटिक्स। उसका जो पहला सेंटेंस है ना, आरंभ का ही वाक्य में, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है
कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य इंसान के नेचर में ही पॉलिटिक्स है, बदला नहीं जा सकता। बचपन से जब से पैदा हो रहे हैं और अंत तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पॉलिटिक्स चलती ही रहेगी। स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, ट्यूशन में चले जाओ, हर जगह पॉलिटिक्स है। इवन घर में भी ले लो, तुम अपने घर में भी पॉलिटिक्स चलती रहती है कि तुम्हारा जहाँ फायदा तुम उस तरफ जाओगे। 4 भाई बहन हैं, जिसमें से जो जिसके पास फायदा है तुम उसकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होगे। तुम चाह नहीं रहे कि हम ऐसा करें, सारे भाई बहन इक्वल हैं यार, लेकिन नहीं, जो पावरफुल भाई है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर उससे हमारा कोई मतलब है, हम उससे अपने आप मीठा बोलेंगे। ये इंसान की प्रवृत्ति है, उसको बदला नहीं जा सकता। इंसान सोच के नहीं करता है वाली चीज़, ये खुद ही होता है। इसी को क्या कहा जा रहा है, पॉलिटिक्स। इन्होंने ये वाली बात बोली है कि मनुष्य के स्वभाव में, उसके नेचर में ही राजनीति है। ह्यूमन क्या है, एक पॉलिटिकल क्रीचर है। ठीक है, और दूसरी एक और बात, राजनीति का ना देखो नाम खराब है, पता नहीं क्यों, पर है। लोगों के दिमाग में ना 100 में से अगर 70 लोगों से पूछा जाएगा तो वो यही बोलेंगे कि राजनीति गलत चीज़ है, नेगेटिव ही बोलेंगे। नकारात्मक तथ्य ज़्यादा है, पॉजिटिव से ज़्यादा नकारात्मक ही है। पेपर में देखो, आपको दोनों तरीके से लिखना है, पेपर को कैसे टैकल करना है। प्लस पॉइंट भी लिखेंगे आप इसके राजनीति के, और माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, मान लो 2 पेज आप अगर सकारात्मक तथ्यों के लिखोगे तो 4 पेज आपके नकारात्मक तथ्यों के बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे आके रुकती है कि लोगों की ये सोच है कि राजनीति क्या है, धोखाधड़ी है, झूठे वादे, कि नेताओं ने आए, वादे करे। ठीक है, पहले ये बात बोली कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, वोट दे दिए, सत्ता आ गई, सीट आ गई, कुर्सी पे बैठती, अपनी सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा से कोई उनको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये कि झूठे वादे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, लोगों को इसलिए नहीं पसंद राजनीति। नकारात्मक जितने भी तथ्य आएंगे ना वो इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे केजरीवाल जी का ले लो एग्जाम्पल, उनका बताती हूँ अभी रिसेंट, कि उनकी जब पार्टी बनी थी, पहले इनका क्या चल रहा था, लोकपाल बिल वाला चल रहा था टॉपिक, कि इनका लोकपाल बिल। तब ये कौन थे, स्वयंसेवी संगठन थे, एनजीओ वाले थे, कि हम समाज सेवा वाले हैं। ठीक है, लोकपाल बिल में वो थे ना अन्ना हजारे जी, उनका यही मानना था कि राजनीति दलदल है। लेकिन केजरीवाल ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, माना दलदल है, लेकिन इस दलदल को साफ करने के लिए इस दलदल में उतरना पड़ेगा। उन्होंने ये मेन पॉइंट बोला था, और इसके बाद वो कहाँ आए थे, पॉलिटिक्स में आ गए थे। उनकी पार्टी बन चुकी थी और उन्होंने सत्ताधारी वो आ गए पार्टी में। ठीक है, सत्ता ग्रहण उन्होंने कर ली। और उनका मेन यही था कि इस दलदल को हम बढ़ते थोड़ी ना देखते रहेंगे कि दलदल है तो दलदल रहने दो, हम क्या करेंगे, इस दलदल में उतरेंगे, इस दलदल को साफ करेंगे। ये इन्होंने कहा था। ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉलिटिक्स के बारे में, आपको समझाना चाह रही है। ऐसे बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल हैं। नायक मूवी देख लो, नायक मूवी में तो पूरे माइनस पॉइंट ही बताए गए हैं, सारे नकारात्मक तथ्य उसमें बता दिए गए। नायक मूवी में पूरा राजनीति, अनिल कपूर वाली जो मूवी है उसके बारे में बात कर रही हूँ, वो देख लो आप। लेकिन क्या है, जो ये अरस्तु जी है ना, इन्होंने सारे अच्छे पॉइंट ही बताए मेनली। मतलब अगर इनकी ये बुक का वो देखा जाए, तुलना की जाए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पॉइंट है। जो ये क्या कह रहे हैं कि राजनीति जो है ना वो समस्या नहीं है, राजनीति क्या है, समाधान है। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, राजनीति के द्वारा तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। इनकी ये कहना है कि इस राजनीति समस्या ना होकर समस्या का समाधान है। ये किसकी सोच है, अरस्तु जी की। इनके बारे में आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राज्य की नीतियों और गतिविधियों, राज्य जो है आपका, जो सरकार है आपकी, ठीक है, मैं वर्ड राज्य ही बोलूंगी बेटा, ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है, सरकार। कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो उनकी गतिविधियां, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं, अगले उनके 5 साल के पूरे क्या प्लान है, पहले उनकी क्या सिचुएशन थी, विपक्ष क्या कर रहा है, पूरी सरकार से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आएंगे ना, उनकी नीतियां, उनकी गतिविधियों का अध्ययन ही क्या है, राजनीति। ठीक है, अध्ययन मानो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे, रिलेटेड राजनीति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इसमें जाएंगे, वो सब क्या किस में इंक्लूड हो जाएंगे, पॉलिटिक्स वाले टॉपिक में, राजनीति में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड हो चुकी है वाली, नेक्स्ट देखते हैं राजनीति का महत्व। अब ये बोल रहा है कि राजनीति का महत्व क्या है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी ही गलत है राजनीति, इतने लोगों के विचार माइनस में जा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ही है सबके राजनीति को लेकर, तो राजनीति है क्यों, क्या महत्व है इसका। कि एक भी देश, मान लो वर्ल्ड में अगर 5,000 देश है ना, तो 5,000 में से ऐसा एक देश नहीं होगा जहाँ पे राजनीति ना हो। सारे ही देशों में राजनीति है। इतनी अगर उसमें राजनीति में कमी है, तब भी राजनीति क्यों है, ये मुख्य कारण है। इसलिए अब हम बात करेंगे राजनीति के महत्व के ऊपर। एक बार स्लाइड देख लेते हैं आपकी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल है। हम अकेले नहीं रह सकते, ये वाली बात सभी को पता है। अकेला कोई नहीं रह सकता। बच्चे हम जो जिस एज में, ये तो कोई रह ही नहीं सकता।
क्योंकि हम अपने टीनेजर तो पार कर चुके हैं आगे, लेकिन हम अकेले नहीं रह सकते। जिसके जीवन का अनेक पहलू है, जिसके जीवन में अलग अलग पहलू है, ठीक है। कैसे? जैसे चाइल्डहुड हो गया सबसे पहला पहलू, फिर उसके बाद टीनेजर वाला हो गया, फिर यंग वाला हो गया, एडल्ट वाला हो गया, आगे आगे जाते जाते ओल्ड एज वाला हो गया, अलग अलग पहलू चलेंगे, ठीक है। इन विधियों पहलुओं की व्याख्या विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के अंतर्गत की गई है। ये सारे जितने भी हमारे जीवन के पहलू हैं, इनके बारे में सब में अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है, अंतर्गत लिखा हुआ है। बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, जैसे पहले के, अब के ज़माने में क्या इतने राइटर्स वगैरह नहीं है, क्योंकि सब अपनी जो भी सोच है हम ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, थ्रेड आ गया अब तो वो कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, शास्त्र होते थे, लेखक होते थे बड़े बड़े, वो अपनी पूरी बात जो उनको लगता है, जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, वो बताते थे लिख लिख के। जिसमें राजनीति एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। जो ये बुक्स वगैरह है ना, जिसमें इंसान के बारे में बताया जा रहा है, उसमें महत्वपूर्ण एक टॉपिक जो है वो क्या है, सामाजिक विज्ञान। विद्वानों के लिए राजनीति की अलग अलग धारणाएं हैं। अलग अलग विद्वान आएंगे, अलग अलग उनकी धारणाएं आएंगी। बहुत सारे अभी विद्वान आएंगे, जिनमें से मेन 2-4 हम कर लेंगे, ताकि हमारे पेपर में वो हो जाए, आप लोगों के पेपर में बेटा वो हो जाए। क्योंकि सबका करना देखो पॉसिबल नहीं है, उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, कितने सारे करोगे। मेन आप ये लेके चलो, आप 4 से 5 लिख दो, ताकि आपका पेपर एक अच्छा लगे कि हाँ इसने किया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई अच्छी लगती है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं। क्यों धारणाएं अलग है? क्योंकि देखो सब अलग है, सबके नाम अलग है, सबके चेहरे अलग है, सबकी सोच अलग है। तो इसलिए राजनीति को लेकर भी लोगों की, सारे जितने भी विद्वान आएंगे उनकी सोच अलग होगी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं एक बार। राजनीति में बहुत सारे रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचार को आगे बढ़ाना, राजनीतिक विचार जो है उनको आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विधि माने कानून बनाना, ठीक है। राजनीतिक विचार जो आपके टॉपिक चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि विशक्तियों का प्रयोग करना। युद्ध नहीं मतलब ऐसे वॉर टाइप नहीं, कि उनसे उनको टैकल करना। विरोध विपक्ष वाले कौन हो गए? जैसे हमारी बीजेपी है, तो उसकी विपक्षी पार्टी कौन है सबसे बड़ी देखी जाए तो? राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर देखी जाए तो कांग्रेस, ठीक है। क्योंकि जो केजरीवाल वाली पार्टी, वो तो अभी थोड़ी छोटी पार्टी नहीं, इतने बड़े लेवल पे नहीं है। मेन उनकी अपोजिट कौन है? कांग्रेस वाली। तो ये जो विरोधी पार्टी, इनको कैसे टैकल किया जाए, ये शक्तियों का उपयोग करके इनको कैसे संभाला जाए, कानून कैसे बनाया जाए, विपक्ष को कैसे संभाला जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने जनता से वादे करे, उनको कैसे पूरा किया जाए, ये सब किस में आ रहा है? राजनीति के विचारों में आ रहा है, ठीक है। राजनीति के अंदर ये सब सारे टॉपिक्स आते हैं। राजनीति के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। गांव की राजनीति, देखो अभी बोल रहे राजनीति के भी कई प्रकार हो सकते हैं। गांव की राजनीति, परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, सांप्रदायिक राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति। अब ये क्या बोल रहा है कि राजनीति के अलग अलग लेवल है, लेवल्स बता रहा है कि एक छोटे से गांव में ले लो, वहां पे भी राजनीति चल रही है, पंचायती राज ले लो, ठीक है, 72 अमेंडमेंट के हिसाब से वो ले लो। सरकार हमारे शहरों वाली सरकार होगी, स्थानीय सरकार होगी, संप्रभु राज्यों की सरकार होगी, बड़े लेवल पर सेंट्रल लेवल की सरकार होगी, जैसे बीजेपी होगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, सबसे बिगेस्ट लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली सरकार होगी, यूएनओ हो गई, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, ऊपर हाई लेवल वाली। तो ये कि राजनीति अलग अलग स्टेट्स पे है, ठीक है, लेवल्स हैं इसके अलग अलग, सबकी अलग अलग विचारधारा, ये इसने बोला इसमें। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा। देखो राजनीति के बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, ठीक है, समझ होती है। राजनीति की राय समझ जो हमारी थिंकिंग है वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक कि कई लोगों के बीच में राजनीति को लेकर मतभेद भी हो जाते हैं, ठीक है। अब जो राजनीति है उसके बारे में आधे लोगों की तो नेगेटिव विचारधारा है, आधे लोगों की पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। उसके मैंने कारण आपको बता दिए, क्योंकि कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि राजनीति जो है दलदल है, झूठे वादे हैं, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, लोगों को फंसाने की तरीका है, पैसा कमाने का तरीका है। तुमने झूठ बोल के वादे करे और तुमने सत्ता तो ले ली, उसके बाद तुम अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। 5 साल तक तुमने राज किया, तुमने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। इसलिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव में क्या आ रहा है कि यार एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ठीक है बेटा, इसको चलाने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग है, लोग अलग है तो सबकी विचारधारा अलग है। जैसे लोगों के नाम अलग है ना, उतनी ही उनकी थिंकिंग अलग है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई एक नेतृत्व तो चाहिए। मान लो आपकी क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग वो है, अलग अलग ग्रुप बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग वो है, सब अपना फायदा देखेंगे। कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो सबके बारे में सोच के एक बढ़िया डिसीजन ले ले, जिससे किसी को हानि ना हो। और वो एक बंदा कौन होता है? वो आपकी मैम होती है, टीचर जो है वो,
कि वो सबके बारे में सोचेगी, वो किसी ऐसा तो नहीं करेगी ना भेदभाव के किसी एक ग्रुप के पक्ष में कर दिया फैसला या इसके पक्ष में कर दिया। वो क्या करेगी, जो सबसे बेटर होगा ना डिसीजन वो करेगी। इसलिए ये रीज़न है, राजनीति द्वारा नेतृत्व मिल जाता है हमें कि एक बड़े से समूह को चलाने के लिए नेतृत्व की ज़रूरत होती है, इसलिए ये राजनीति ज़रूरी है। नेगेटिव पॉइंट तो बहुत सारे, पॉजिटिव ये है कि राजनीति समस्या नहीं समाधान है, कि कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, राजनीति। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एक बार। सभी लोगों के लिए राजनीति पर इसकी परिभाषा अलग अलग है। हर इंसान के लिए राजनीति की जो डेफिनेशन है वो अलग है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए राजनीति वह है जो नेता करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति आ गया, मान लो उसका नाम ए है, बंदा ए आया, इसके हिसाब से राजनीति कैसे पूछा तो कह रहा भाई जो नेता वगैरह होते हैं वो ही करते हैं राजनीति, इनका काम है राजनीति करना, प्लानिंग वगैरह बनाना, अपनी पार्टी बनाना और आगे क्या करना है ये देखना। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, कुछ होते हैं जो खुद की सेवा करने लग जाते हैं। दूसरे लोग आए, दूसरे लोगों के लिए राजनीति वह है जो टीवी सीरियल में देखा जाता है, सास बहू की राजनीति। अब एक बंदा ए आया था, दूसरे बंदे को बी को बुलाया, उसके हिसाब से राजनीति क्या है, जो हमारे थिंकिंग में चल रही होती ना कि मैंने उसकी इंसल्ट कर दी, सास बहू वाली राजनीति, टिपिकल सीरियल के बारे में आपको पता है ना, उसमें जो राजनीति चल रही होती है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं इससे बदला लूंगी, मैं ये करूंगी, मेरा फायदा इस चीज में है, मेरा किससे बात करनी है, ये सारी इस प्रकार की बोलने वाली जो होती है ना माइंड की थिंकिंग वाली, इस तरीके को ये राजनीति बोल रहा है कि ये राजनीति है भाई, कि हम किससे क्या, किससे किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये है राजनीति, ठीक है। और एक तीसरे लोग जिनके लिए राजनीति एक प्रकार की चालबाजी है, धोखाधड़ी है। अब थर्ड वाले बंदे आएंगे जो पूरा नेगेटिव ही ले रहे हैं, नकारात्मक वाले आ गए और आलोचना करने वाले, जिनके हिसाब से राजनीति क्या है, चालबाजी, कि तुम चालबाजियां कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, विपक्षी पार्टी को उठने नहीं दे रहे हो, उसको काम नहीं करने दे रहे, अपने आप को कैसे तुम सुपीरियर कर रहे हो। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्तियों की सोच राजनीति को लेकर भिन्न है, ठीक है। हर व्यक्ति की सोच क्या है, अलग अलग है, भिन्न है। अब एक बार राजनीति की परिभाषा देख लेते हैं, पूरी बुकिश लैंग्वेज है ये, पेपर में आपको इसी पेपर से लिखना है, तो इसको भी याद कर लीजिए, लिख के एक बार याद कर लीजिए, पीपीटी में भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप आराम से इसको कर लीजिए। राजनीति की सभी गतिविधियों का अध्ययन राजनीति कहलाता है। राज्य की सभी गतिविधियों का अध्ययन, राज्य माने क्या है, सरकार, सरकार की जितनी भी गतिविधियां माने उनके कार्य, वो क्या कर रहे हैं, उनके काम, जितने भी उनके क्रियाकलाप है ना, उनका अध्ययन, अध्ययन माने स्टडी, उनकी स्टडी करना क्या है, राजनीति कहलाता है। राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंध राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन कराता है। राजनीतिक शास्त्र क्या कर रहा है, राजनीति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनका स्टडी, उनका अध्ययन, गहन अध्ययन, उनके बारे में बताना राजनीति है, ठीक है। इसमें इसका मुख्य कारण क्या है, महत्व एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि इसका मेन क्या है, डिसीजन लेना, कि आगे कैसे देश को बढ़ाना। राजनीति का मुख्य कार्य क्या है, डिसीजन करवाना, समन्वय करवाना, ग्रुप का डिसीजन लेना, एक पूरे संगठन के लिए, एक पूरे देश के लिए डिसीजन लेना कि क्या अच्छा है, क्योंकि सबको ऐसे लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है भाई, हमारे पक्ष में फैसला नहीं लिया गया, लेकिन फैसला देखो किसके पक्ष में लिया गया, जो बहुमत है, बहुमत माने सबसे ज्यादा संख्या वाले बहुमत के हिसाब से फैसला लिया जाएगा जो जनहित में हो, ठीक है। समस्या का समाधान करना, समाज में समन्वय करवाना, राजनीति इसलिए जरूरी है, ठीक है। इसकी परिभाषा में यही बताया जा रहा है, इसको एज इट इज याद कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज डिफिकल्ट है तो उसको एज इट इज याद कर लीजिए आप। विवादों का निपटारा करवाना, एकता बनाए रखना, देश में कहीं पे भी मतलब अलगाववादी स्थिति ना बने, ये इसका मुख्य कारण है, ये इसकी परिभाषा है। राज्य सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन बता रहे हैं इसमें, ठीक है। और मुख्य कारण क्या है, मनुष्य की भलाई के लिए, एक पूरे समाज की भलाई के लिए, ये इसके सारे प्लस के पॉइंट है, ठीक है। कि इंसान का जो जीवन का स्तर है, उसको जो एक लाइफ है वो अच्छी हो, एक सुखदायी जीवन हो, मिडिल क्लास मतलब एक लेवल ले, जो मिडिल क्लास तो हो, बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन ना हो, मिडिल क्लास लेवल तक तो जाए। जैसे देख लो, चलो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं चाणक्य जी का। चाणक्य जी को सब जानते हैं, महान थे, भारत के थे, अर्थशास्त्र बुक लिखी। अब बच्चा कन्फ्यूज क्या होता है अर्थशास्त्र वाले इसमें, कि अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। उस टाइम पे अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं था। अर्थ का मतलब क्या होता है, धरती, पृथ्वी, जो अर्थ है हमारी। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, उसका शासन करना, कि जो पृथ्वी है, ये जो भूमि है, इसका शासन करना, इसलिए इसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र।
इसका मतलब वो नहीं है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस ही है। इनकी जो अर्थशास्त्र बुक है ना, आज से बहुत पुरानी वाली, बहुत पहले वाली, उसमें भी ना राजनीति को दंड संहिता नाम से बताया गया, लेकिन इसमें कहा यही गया है कि राजनीति का मुख्य कार्य क्या है, राज्य का काम करना, जो तुम्हारे सरकार उसका पूरा जो तुम्हारा प्रशासन है उसके लिए काम करना, न्याय करना, संचालन करना, कि कोई भी वाद विवाद ना हो, यदि वाद विवाद हो रहे हैं तो उनका निपटारा करना, रक्षा करना, व्यक्ति की रक्षा करना, पूरे अपने देश की रक्षा करना, कि कोई तुम पे हमला ना कर दे, अपनी रक्षा करना, ठीक है। व्यक्ति के लिए किया गया कार्य, राजनीति का मुख्य कारण क्या है, व्यक्ति की सेवा करना, उसे अच्छा जीवन देना, उसके लिए कार्य करना। और ये टॉपिक इतना बड़ा, एक जो वर्ड है राजनीति क्या है, ये इतना बड़ा टॉपिक इसलिए हो गया क्योंकि देखो सरकार जो है, राजनीति जो है, इंसान को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। हम उससे अछूते नहीं है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि हमें वोट डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं जा रहे वोट डालने, 10 मिनट का काम होता है, भीड़ भी नहीं होती वहाँ पे, लेकिन तब भी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारा कोई मतलब ही नहीं राजनीति से। ऐसा नहीं है, राजनीति जो है ना हमें डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, ठीक है। कैसे इफेक्ट कर रही है, कि जो भी राजनेता आएगा, तुमने चाहे वोट ना दियो, जिसने भी जितने लोगों ने वोट दिया उस हिसाब से जो भी राजनेता आएगा ना, वो जो पॉलिसीज बनाएगा ना, जितनी भी वो नीतियां बनाएंगी, वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी, क्योंकि वो जो नीतियां बन रही है वो राजनेताओं के लिए नहीं बन रही, वो बन तो जनता के लिए रही है। तो इसलिए ना ये वाला टॉपिक घूम फिर के आके इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सारी पावर जो है ना, सारी पूरी देश की जो सत्ता है, राजनीति द्वारा राजनेताओं के हाथ में चली जाती है, और वोट इनको कौन देते हैं, जनता, हम। इसलिए वाला टॉपिक डीपली समझना जरूरी है, लेकिन अब थोड़ी सी एडवांस लेवल चला गया, फिलोसफी के बारे में जानेंगे आप। आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि फिलोसफी क्या होता है, तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, आसान भाषा में पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ आ सके, और बाद में बुकिश लैंग्वेज जो है वो आप बना बना के भी लिख सकते हैं, और इसको एक बार 2-3 बार आप देखेंगे आपको समझ आ जाएंगे, याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति से जुड़े मुद्दों पर गहन चिंतन करना, उसके रिलेटेड जितने भी मुद्दे टॉपिक्स आएंगे ना, वो कहलाएगा राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत वर्ड का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। थ्योरी वर्ड का मतलब क्या है, चिंतन, सर्च करना, रिसर्च करना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। मान लो एग्जाम्पल, कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक के ऊपर ना मैंने पूरी थ्योरी लिख दी, पूरा उसकी चिंतन कर दिया, उसके बारे में सिद्धांत ही बना दिया, पूरा उसकी सारी ए टू जेड सारे टॉपिक जो है ना वो निकाल दिए, प्लस के भी और माइनस के भी, नकारात्मक तथ्य भी निकालेंगे और सकारात्मक भी निकालेंगे। इसको ही बोलते हैं थ्योरी, सिद्धांत के उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स निकाल देना। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल के बारे में, राजनीति के बारे में, ठीक है। राजनीति से जुड़े मुद्दों पर गहन चिंतन विचार, सबके अलग अलग हो सकते हैं, सब लोग अलग है, सबके विचार भी अलग हो सकते हैं। अब सारे अलग अलग विचार पढ़ेंगे। अब क्या है, विचार जो है ना बदलते आ रहे, कारण क्या है, समय के हिसाब से। पहले वाले लोग जो थे उनके समय में अलग सिचुएशन थी, तब के लोग अलग थे, तब के समस्या अलग थी। टाइम बेस्ट जैसे चेंज हो रहा है ना, बाय टाइम भी सिचुएशन भी चेंज हो रही है। और इसके जो तरीका है ना, जो इसकी ये फिलोसफी जो ये शासन है, ये जो है शास्त्र, ये भी बदल रहा है। कारण क्या है, समय बदल रहा है। पहले वाले लोगों की समस्या कितनी कम होती थी, अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब वाली समस्या लगा तो राजनीति के जो विचारक है, इनकी राजनीति के प्रति सोचने का जो तरीका वो भी बदलेगा, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करेंगे। राजनीतिक दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी पॉलिटिकल फिलोसफी या राजनीतिक सिद्धांत, सरकार की दार्शनिक अध्ययन है। सरकार जो है हमारी, उसका दार्शनिक अध्ययन है, मतलब गहन अध्ययन है, डीप में उसकी स्टडी है। मैंने भी समझाया ना कि राजनीति से रिलेटेड जितने टॉपिक है उनकी स्टडी, गहन अंतन, चिंतन, रिसर्च है। जो सार्वजनिक सरकार, कुर्ताओं और संस्थाओं की प्रकृति, दायरे, उनकी प्रकृति वो कैसे, उनका नेचर कैसा है, दायरे माने लिमिट्स, उनकी लिमिट्स कितनी है, वैधता कि उनकी क्या वैधता है, कि ये चीज मतलब उन्होंने जो बातें की है वो सच भी है कि झूठ है, वैधता, ठीक है। तथा उनके बीच संबंधों के बारे में प्रश्न संबोधित करता है, क्वेश्चनिंग करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या क्वेश्चन है, कि ये चीज ऐसे कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है, ये चीज ऐसे क्यों है। राजनीति से रिलेटेड जितने टॉपिक है ना उनमें क्वेश्चनिंग, उसके बारे में गहन अध्ययन, उसको क्या बोल रहा है ये, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत नौकरशाही, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और अधिवक्ताओं को कानून और संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है।
कैसे राजनीतिक विद्या जो ये है सिद्धांत, ये कैसे हेल्प कैसे कर रहा है इन सबको, राजनीति की जो कानून बनाने की है, अधिकारियों की, संविधान की व्याख्या कैसे कर रहा है, मदद कैसे कर रहा है। क्योंकि क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में A to Z बातें लिखी गई है कि किस समय पर क्या हुआ, उस समय में कैसी सिचुएशन थी, उस समय में उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया गया, कैसे हैंडल किया गया। तो ये क्या इनको हेल्प करता है कि अगर ये कानून उस समय बना था तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या इसमें संशोधन हुए, क्यों संशोधन किए गए, ये क्वेश्चन वगैरह सारी A to Z रिलेटेड जितनी उस पर टॉपिक्स की स्टडी है ना, ये सिद्धांत में लिखी होती है। तो ये इनको हेल्प करती है क्योंकि जो प्रीवियस हुआ हुआ है ना, पास्ट से हम सीखते हैं कि जो जो हुआ हिस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आई, उससे हम सीखते हैं। तो ये क्या संविधान की व्याख्या करने में मदद करते हैं, इनको कानून बनाने में हेल्प करता है, ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, यह समाज की समस्याओं की समझने और उनको हल करने के तरीकों को पता लगाने की मदद करता है। क्या बोल रहा है ये कि समाज है जो हमारा एक, जो ये हमारा प्यारा समाज है, बड़ा सा जो हमारा समाज है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, है ना। हमारा जैसा देश देख लो, धर्मनिरपेक्ष देश है, अलग अलग प्रजातियां सब रह रहे हैं, 300 प्लस तो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। हर 10 किलोमीटर बाद चलने के बाद पानी चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है। ऐसे देश में कोई भी अगर समस्या हो जाती है तो उसको संभाले कैसे, उन समस्याओं का सुलझाने का, उनका समाधान, कि ये जो देश है एक सॉल्व होके तरीके से चलता रहे, सॉफ्टली, लड़ाई झगड़े ना हो लोगों के बीच में, उस तरीके से चलता रहे। इन सारी समस्याओं को हल करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है कि जो पहले सिचुएशन हुई तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, अब अगर ये वाली सिचुएशन आ रही तो इसको कैसे हैंडल करें। ये सारे बातें किस में लिखी हुई थी, राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक दुनिया के बारे में बताता है। राजनीति की दुनिया, जो राजनीति की गलियां, राजनीति में क्या क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां चल रही है, उसके बारे में हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है। ठीक है, और हमें कैसे बना सकते हैं, और हम कैसे बना सकते हैं लोकतंत्र, समानता, व्यक्तिगतता और न्याय संहिता हमारी राजनीतिक प्रणाली की अवधारणाओं को समझने। राजनीतिक सिद्धांत हमें हमारे वर्तमान राजनीति की वास्तविकता के जो अब चल रही है ना वर्तमान में, प्रेजेंट में, उसकी रियलिटी क्या है, और अन्य राजनीतिक सिद्धांतों को भी समझाता है। अलग अलग राजनीतिक सिद्धांत आएंगे, मेनली इसमें 3 आएंगे, परंपरागत पढ़ेंगे हम, आधुनिक पढ़ेंगे और समकालीन पढ़ेंगे। ठीक है, उन सब के बारे में बता रहा है कि पहले के जमाने में परंपरागत, पुराने टाइम पे क्या था, ओल्ड वाला। ठीक है, आधुनिक कैसा था, न्यू वाला, और समकालीन जो बिल्कुल करंट चल रहा है वो वाला कैसा था। वर्तमान और पुराने जितने भी 3 हम पढ़ेंगे, ये आएंगे टॉपिक्स। ठीक है, ये हमें क्या कर रहा है, राजनीतिक सिद्धांत इन सब के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा, परंपरागत दृष्टिकोण। इसको पढ़ने से पहले एक बार ये समझा देती हूँ आपको कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, इसका इतिहास जो है वो 24,000 ईयर्स पुराना है। ऐसा नहीं है कि अभी की बात चल रही है ये, कि हम जब से आजाद हुए उसके बाद से, अब तब से नहीं है। 2400 वर्ष पुराना, 2400 वर्ष पुराना सिद्धांत वो है इनका इतिहास। मतलब आज़ादी से भी बहुत पहले ले जाओ आप, 75 ईयर हुआ है मैं आज़ाद होते हुए, कितना पुराना है। इसमें क्या है, उस समय क्या व्यवस्था थी, राजा का शासन था, कैसा शासन था, राजा ने उस समय क्या डिसीजन लिए, कैसे उनको टैकल किया गया, क्या उस समय प्रॉब्लम है, उसके बारे में, हर चीज के बारे में डीप नॉलेज होगी इसमें। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अगर एक लाइन में मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ, जो आप पेपर में डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, समाज की राजनीतिक घटनाओं, प्रकृति का वर्णन, वर्णन प्लस व्याख्या, विश्लेषण, कि उसके सभी आलोचनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक सारे तथ्यों की जो गहन अध्ययन है, उसकी कमियां बता रहा है, जो उसकी कमियों को दूर करने के उपाय जो बता रहा है, वो सब क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, टीचर को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे के पास पूरी नॉलेज है, पढ़ के आया बच्चा, रट के टेप के नहीं लिखा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बता रहा है कि राजनीतिक विचारक हैं, जितने भी राजनीतिक विचारक आएंगे ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, फिलोसफर्स जितने भी आएंगे, ये क्या करते थे, अपने समय की ना राजनीतिक व्यवस्था को देखते थे, उस समय में क्या चल रहा है उसको देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, और उसके ऊपर ना जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सुझाव देते थे कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हल किया जा सकता था। और वो मेनली किस टॉपिक पे होता था, आदर्श समाज बनाने के लिए।
सुझाव देते थे, उनकी कमियां भी बताते थे कि इस समय में क्या कमी थी, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। ये सब क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतों में लिखा हुआ है। पुराने समय से लेकर अब तक के जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है, जितने विचारक है, उन्होंने अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी वो राजनीतिक सिद्धांतों में बताई हुई है। राजनीतिक विज्ञान जो है ना, ये राजनीतिक सिद्धांत जो है, ये एक जटिल विषय है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। हर विचारक आएगा अपनी सोच रखेगा, सबके विचार अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक होते हैं और जिनकी अलग वो होती है। ठीक है, अब क्या है, सबके विचार अलग है क्योंकि लोग अलग है, सबका नेचर अलग है, हर इंसान हर चीज को अपने नजरिए से देखता है। ठीक है, उसके लिए हो सकता है जो चीज मेरे लिए सही सामने वाले के लिए गलत हो, है ना। ये वाली बात सुनिए ना कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात सही है, तुम इसे गलत कैसे कह रहे हो, भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात गलत है व्यक्तिगत राय है, सबके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि सबके विचार ना एक ही टॉपिक पे, टॉपिक तो राजनीति है कि समाज कैसे चल रहा है, समाज शास्त्र कैसे चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग विचार आएंगे। ठीक है, और रीजन क्या है, पुराने वालों के बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि वो समय पुराना था। डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा पुराने वालों में और अब वालों में। जो आधुनिक काल वाले हैं, उनकी राजनीति के सिद्धांत में और पुराने वाले राजनीतिक परंपरा के सिद्धांत में डिफरेंस है। कारण क्या है, समय का बदलना। पहले की समस्याएं बिल्कुल अलग थी, आज की समस्याएं बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल लिया जाए तो अब क्या चल रहा है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, फ़ोन से ही हैक कर रहे हैं, फ़ोन से चोरी हो रही है सब कुछ। कि एक ओटीपी भेजा, आपने उस ओटीपी को क्लिक कर दिया और सामने वाले को बता दिया, आपके पैसे गए। ये चल रही है आजकल की समस्या। राजनीतिक व्यवस्था में ये समस्या है। पहले की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सती प्रथा चल रही थी, बाल विवाह चल रहा था, कितनी मतलब पिछड़े ज़माने में ये सारी समस्या थी समाज के अंदर। आज के समाज में बिल्कुल अलग समस्याएं चल रही है। मेन समस्या तो मुझे लगी लगता है एनवायरनमेंट वाली चल रही है, लड़कियों के प्रति जो हिंसा बढ़ती जा रही है ये चल रही है। साइबर क्राइम सबसे बड़ी समस्या चल रही है। और एक ही मुझे धर्म का और लगता है कि सबसे बड़ी अब की प्रॉब्लम ये धार्मिक वाली चल रही है कि लोग दूसरे धर्म के प्रति इतने ज़्यादा आसनशील हो गए हैं, सामने वाले धर्म को पसंद बिल्कुल ही वो कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म कुछ है ही नहीं, हम ही सब कुछ है। दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है, दोनों ही तरफ से। तो ये कि समाज बदल रहा है, समस्याएं बदल रही है। पुराने वालों की अलग समस्या थी, अब वालों की अलग समस्या है। और इन सारी समस्याओं को राजनीति के जो समाज है, इसको हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, हल्का सा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा है, कोई चीज़ ना समझ आ रही तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ जो आसान है काफ़ी, आप इसको पेपर में लिखिएगा। क्या बता रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि सर्वसाधारण स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत राज्य के संबंधित ज्ञान है। ये क्या बोल रहा है, राज्य से संबंधित ज्ञान है। राज्य जो आपका है, राज्य माने सरकार, सरकार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उस समाज में सरकार कैसी है, क्या कर रहे हैं, उसकी सारी गतिविधियों की इंफॉर्मेशन जो है ना, संबंध का ज्ञान ही राजनीतिक सिद्धांत है। ये बोल रहा है ये, इसको आप लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, याद हो जाएगा। मतलब मेनली क्या बोल रहा है कि शासन कैसा है और क्या है, कैसा है और क्या है और क्या होना चाहिए। क्वेश्चनिंग कर रहा है, मैंने अभी बताया ना कि ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या है, कैसा है और कैसा होना चाहिए, ये इसको बता रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत में। व्यवस्था जो आपकी चल रही है प्लस समस्याएं जो चल रही है उसका अध्ययन कि क्यों है भाई, ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका समाधान क्या निकाल सकता है। काल्पनिक होता था इनका, मतलब ये इमेजिनेशन में चल रहे हैं, काल्पनिक कर रहे हैं कि इस समस्या को ऐसे समाधान किया जा सकता था। परंपरागत वालों में, सबसे ज़्यादा परंपरागत वालों में काल्पनिक चल रहा था। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा वार्ड क्यों है, बड़ा क्यों है ये टॉपिक, लास्ट ये क्योंकि ये कि राजनीतिक सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि ये देश के व्यक्ति के विकास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि समाज में जो भी चल रहा है उसका मुख्य जो इफेक्ट पड़ेगा वो इंसान पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा, इसलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। अब इसके 3 विषय क्षेत्र आएंगे बेटा, परंपरागत सबसे पुराने वाले, ओल्डेस्ट वाले, उसके बाद सेकंड वाले आएंगे, थर्ड वाले आएंगे। सेकंड वाले कौन होंगे, आधुनिक, और थर्ड वाले कौन होंगे, समकालिक। ठीक है, इनकी राय अलग है क्योंकि बहुत पुराने परंपरागत वाले दृष्टिकोण वाले आएंगे, आधुनिक वाले नए आएंगे क्योंकि समय बदल के चेंज हो गया, आधुनिकता आ गई, इनके विचार अलग आएंगे। ठीक है, फिर जो ये समकालीन वाले आएंगे ना, इनसे भी अलग आएंगे। ठीक है, इनको हम पूरा करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में 3 पार्ट डिवाइड होंगे। परंपरागत करते हैं सबसे पहले, यह शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है।
कि क्या बोल रहा है, मूल्य क्या है और लक्ष्य क्या है। मूल्य क्या होते हैं, हमारी नैतिकता वगैरह जो हो गई, ठीक है। लक्ष्य क्या है, उनको क्या कर रहा है, महत्व दे रहा है ये। संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, सरकार के संविधान की तुलनात्मक अध्ययन, कि जितने भी संविधान उनकी तुलना करना कि किनका कौन सा ज्यादा अच्छा है, तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि के विषय के अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इन दृष्टिकोणों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है। ये क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो उसका क्षेत्र जो सीमित है। एक आसान भाषा में एग्जाम्पल समझा रही हूँ इसके। परंपरागत दृष्टिकोण वाले क्या बोल रहे हैं, इसको क्लासिकल दृष्टिकोण भी कहते हैं। प्राचीन वाले, प्राचीन दृष्टिकोण, क्लासिकल दृष्टिकोण वाले क्या कह रहे हैं, इसके इन टाइम पे कौन होते हैं, अरस्तु जी हो गए, प्लेटो जी हो गए, ये सारे वाले विचारक थे, पुराने वाले बिल्कुल। इस टाइम पे ये विचारक थे अरस्तु, प्लेटो। मेन टॉपिक इनका क्या था, आदर्श राज्य, कि कोई राज्य है उसको आदर्श कैसे बनाया जाए, नैतिकता हो, समाज में अच्छे से अच्छा शासन कैसे हो। और ये क्या था, कल्पना के आधार पर था, कि कल्पना करने के ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, इस सिचुएशन में ये किया जा सकता था। ये जब था लगता है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम कल्पना करें किसी चीज की, ठीक है। और ये ना वैज्ञानिक से बिल्कुल दूर थे, वैज्ञानिकता हो गई, साइंस से ना बिल्कुल दूर थे, रियलिटी से। साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं थे कि इंसान क्या है, इंसान की नेचर क्या है, वो क्या चाहता है, इस सबसे दूर थे, रियलिटी से दूर थे। बस अच्छा चाहते थे, नैतिकता के ऊपर इनका बेस था पूरा, ठीक है। और था क्या इनका कारण, राजनीति इन्होंने क्या किया, परंपरागत वालों ने घटनाओं का वर्णन किया, व्याख्या किया और कल्पना किया, क्या हुआ उसकी घटनाओं का वर्णन अपने विचार के हिसाब से। हर विचार अलग है, अपने अपने विचार के हिसाब से उन्होंने घटना का वर्णन किया और व्याख्या किया। व्याख्या मतलब बताना उसे अपने तरीके से कि भाई मुझे ये लगता है, मेरी ये सोच है। और कल्पना के आधार पर उन्होंने सुझाव वगैरह दिए। ये हुआ है राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण में। इसको भी हम एक बार डीप में भी करेंगे। प्राचीन समय में ये है, ठीक है। विचारक प्लेटो और अरस्तु हो गए, मैगथनीज हो गए, थॉम्स हो गए, हॉब्स हो गए इत्यादि, ये सारे विचारकों के बारे में आएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान बता रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या समस्या, उसका समाधान क्या हो सकता है। इनके युग की ना प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इनके युग की, इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स थी। प्लेटो ने जो अपनी बुक लिखी ना, रिपब्लिक बुक है, उसमें सारी ऑल अब तक की जितनी प्रॉब्लम थी, जो सोसाइटी थी, कैसे उसको बेहतर बनाया जाता है, उसकी व्याख्या, कल्पना, आदर्श राज्य, अच्छी दशाएं कैसे होती, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ प्लेटो की जो बुक है, ठीक है। और जो ये अरस्तु जी है ना, इन्होंने कल्पना करने के लिए ये देखते थे कि क्या किया जा सकता है, तुलना करते थे कि कौन सा संविधान कैसा है, किस देश का क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहाँ पे चल रहा है। तो उन्होंने 158 संविधान पढ़ लिए थे, 158। इमेजिन कि एक एक संविधान नहीं पढ़ना इतना मुश्किल होता है, इतना बड़ा संविधान होता है, उसको पढ़ने के लिए 5 साल की पढ़ाई है लॉ की, जो बच्चे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं। 158 संविधान इन्होंने पढ़ लिए सिर्फ इसलिए तुलना करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या करते थे, तुलनात्मक अध्ययन करते थे कि किस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। उनके वहाँ ये सिचुएशन थी तो उन्होंने कैसे किया, ठीक है। दार्शनिक, नैतिक, हर चीज पर फोकस करते थे और तुलना करते थे ये लोग। अब ये देखो, जैसे प्लेटो है, इनकी बुक थी, इनके समय में इन्होंने अपने समय की सारी बातें अपनी बुक में बता दी, बुक का नाम रिपब्लिक, ठीक है। तो जो इन्होंने देखा, इन्होंने वो बताया। अब सेम दूसरी विद्वान को देखते हैं, इनका नाम क्या, मैकथली वाली, इटली के थे ये। इनके टाइम पे क्या था, इन्होंने अशांति देखी, इनके यहाँ पे क्या चल रहा था, विद्रोह जैसी सिचुएशन चल रही थी। तो इनकी क्या राय थी कि ना सारी पावर राजा के हाथ में होनी चाहिए, कि लोकतंत्र ना हो, संविधान ना हो, सारी पावर राजा के हाथ में हो, और जो लोग ये विद्रोह कर रहे हैं ना उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये इनकी सोच थी। काफी नेगेटिव है कि किसी को खत्म कैसे किया जा सकता है, समझाया, मेरी सोच है कि समझाया जा सकता है, उन्हें रोका जा सकता है, उनकी बात सुन लो, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बैठ के समाधान निकाला जा सकता है, मारने की क्या जरूरत है। पर इनका क्या था, इन्होंने वॉर देखा है, कॉन्फ्लिक्ट देखा है, तो इन्होंने क्या बोला कि निरंकुश राजतंत्र ना सही है, क्योंकि जहाँ पे राजा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना, वहाँ अशांति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राजा की चलती है। इनके ये विचार है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जितने भी विचारक आएंगे सबकी अलग अलग धारणा होगी, सबके अलग अलग विचार होंगे। एक विचारक ने आके ये बताया कि कैसे नैतिकता को बल दिया जा सकता है। कौन है ये, प्लेटो जी, इनको नहीं बताया। अभी मैक्सिनीज जो है, इन्होंने ये बताया कि भाई राजतंत्र ज्यादा अच्छा है, पावरफुल होना चाहिए राजा ताकि वो सबको खत्म कर सके।
गोली मार दो जो विद्रोह कर रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। एक बार देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। जो ये राजनीतिक सिद्धांत है इनमें क्या है, घटनाओं का वर्णन है, जो भी घटना हुई वर्णन है। एक तरीके से ये माना जा सकता है जो विचार है, जो फिलोसफर है ना, वो इस प्रकार के होते हैं, एक डिटेक्टिव के रूप में होते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ चल रही है। कुछ बोलेंगे नहीं, अपने विचार रखेंगे बस कि भाई मुझे ये लगता है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अपनी बात को लिखते हैं। उस समय ना राइटर्स बहुत ज़्यादा थे, आज के समय में राइटर्स नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या है, डिजिटल में वो चल रहा है, हमारे पास फ़ोन है हाथ में, हमें जो लगता है हम लिख के बता देते हैं, हमने पोस्ट कर दी बात, हमने ट्वीट कर दी बात, ठीक है। उस समय क्या था, फ़ोन नहीं था, नेटवर्किंग नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो क्या थे, राइटर्स थे, ये अपनी बात लिखते थे और बताते थे। सारे राइटर्स थे, गांधी जी का अलग न्यूज़पेपर चलता था, ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनका अलग न्यूज़पेपर था, अपने अपने न्यूज़पेपर छापते थे, पत्रिकाएं छापते थे, लोग पत्रिकाएं पढ़ते थे, क्योंकि टीवी रेडियो वगैरह बाद में आई है, उससे भी पहले की बात चल रही है, बिल्कुल परंपरागत प्राचीन समय की मैं बात है। उस समय के हिसाब से जाके सोचो कि तब वाली सिचुएशन कैसे होती थी, तब लोग कैसे था, उनका संचार व्यवस्था। तो क्या है, घटनाओं का वर्णन करते थे, ये कल्पना के आधारित होते थे, कल्पना के मतलब से सोचते कि यार ये सिचुएशन ऐसी, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, इस पर क्या किया जा सकता है, कल्पना के आधार पर होता था। साइंस के बारे में नहीं था उस वक्त इतना कि इंसान का नेचर क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, इंसान क्या चाहता है, साइंस बिल्कुल नहीं थी, साइंस से तो बिल्कुल ही दूर थे। ये कल्पना के आधार पर था कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें नैतिकता कैसे हो सकती है, क्या किया जा सकता है, ऐसे। व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र के मानवता तथा नैतिक मूल्यों की यात्रा होती थी। व्यक्तिगत परिवार, फैमिली हो गई, समुदाय ग्रुप्स हो गए, समाज हो गया आपका पूरा ये, ठीक है, सोसाइटी हो गई, राज्य के मानवता तथा नैतिक मूल्यों की यात्रा होती थी। सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होते थे। नैतिक समाज में सामाजिक जीवन की सुगम होना, कि नैतिक समाज में सामाजिक जीवन जो उसका एक अच्छा स्तर होना, उसके बारे में इसमें बताया जाता था। अच्छी शासन व्यवस्था होना, कि एक अच्छी शासन व्यवस्था हो, ये बताना चाह रही है। वैज्ञानिक चिंतन का अभाव होता था। वैज्ञानिक चिंतन में बोल रही हूँ ना, साइंस से रिलेटेड जो सोच होती है ना, हम साइंटिफिकली सोचते हैं, जैसे मैं सोचूं साइंटिफिकली कि इंसान को कितना सोना चाहिए, बोला तो ये जा रहा है कि कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, पर अगर मैं साइंटिफिक तरीका देखूं तो उसमें ये ज़्यादा बात पे जोर दिया जाए कि सोने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नैप होता है, कि जो वो डे टाइम का नैप होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। साइंस में ये बताया गया कि वो ज़्यादा ज़रूरी है सोने से भी। लेकिन जो ये नॉर्मल बातें बताई गई लोगों ने कि इतना घंटा सोना चाहिए, इतने समय से इतने समय तक सोना चाहिए, उसमें ये वाली बातें नहीं कही है। साइंटिफिक तरीका अलग है ना। तो ये कि इनके जो विचार आए हैं ना पुराने वालों के, इनमें साइंटिफिक वैज्ञानिक चिंतन बिल्कुल नहीं था, वैज्ञानिक चिंतन का अभाव था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। अब आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे चलेंगे। पुराने वाले समझ गए, प्राचीन वाले जो है अब नए आएंगे, मॉडर्न वाले, मॉडर्न दृष्टिकोण पढ़ेंगे। स्लाइड पर लेते हैं, एक बार फिर समझाती हूँ। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इनके हिसाब से क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे पहलू आएंगे समाज के। इसमें इनके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र हैं। इनके अध्ययन के 6 तो सब टॉपिक्स हैं इनके, जो इस समय से बढ़कर 27 कर दिए गए हैं, ठीक है, जो 96 से बढ़ाकर 27 कर दिए गए हैं। इसके अनुसार इसमें साल में 1967 में बढ़ाकर 27 कर दिए गए हैं। पहले 6 थे लेकिन अब 27 कर दिए गए हैं। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसके व्यवहार, समूह माने ग्रुप, समूह संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, संस्थाओं, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थान, विचारवाद, शोध पद्धति, संख्याकवाद इत्यादि विषय व्यापक को स्पष्ट किया गया है। अब देखिए ये सारे इनके टॉपिक्स बता रहा है। ये आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र बता रहा है। ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। पहले वाले क्या थे, आदर्शता के ऊपर थे, क्या करते हैं आदर्शता किस चीज़ पे है, क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। लेकिन ये अब जो सेकंड आधुनिक वाले आए ना, ये किस पे आ गया, रियलिटी के ऊपर आ गया। रियलिटी क्या कहते हैं, व्यवहारवाद। अब जो व्यवहारवाद वाले हैं ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिकता को महत्व दिया कि भाई देखो साइंस ज़रूरी है, ह्यूमन नेचर पढ़ना ज़रूरी है। समाज को तुम पढ़ना अगर चाह रहे हो तो उसके लिए पहले साइंस तो पढ़ो। इंसान क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है, वो देखो पहले। तो उन्होंने क्या किया, पुराने वाले सिद्धांत में जो इनका दृष्टिकोण था, पुराना वाला परंपरागत वाला जो हमने पढ़ा है, क्लासिकल वाला, उसमें जितनी कमियां थी ना उसका सुधार किया इन्होंने, उसको रखा है।
प्लस उसकी कमियों को सुधार किया है। अभी जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले आए ना, आधुनिक विचारक आए, इन्होंने क्या कह दिया कि जो तुम्हारा पहला वाला सिद्धांत है ना, फर्स्ट वाला क्लासिकल वाला, परंपरागत वाला जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ढकेलू सी बात है। इसका क्या कह दिया उन्होंने कि ये हिस्ट्री है, इतिहास है, ये दर्शन है, कल्पना है, साइंस नहीं है इसमें कहीं पे भी, विज्ञान की तो कोई इसमें जगह है ही नहीं। और इन्होंने क्या किया कि इसकी ना कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, इस बात का कोई संबंध वो नहीं है ना, प्रूफ कि ऐसा हुआ था। तुम अपनी मर्जी से बता रहे हो कि ऐसा होना चाहिए था, कोई फैक्ट है, कोई प्रूफ है? पहले वाले को उन्होंने मृत बता दिया कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मृत है, डेड है। इन्होंने पुराने वाले को पूरी तरीके से इंसल्ट कर दिया। नेक्स्ट आगे एक बार स्लाइड देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा थी। सेकंड वाले जो है व्यवहारवाद वाले जो है मूल्य निरपेक्ष था कि रियलिटी क्या है, ये देखिए मेन बात ये है कि रियलिटी क्या चल रही है, और फैक्ट्स, इनका मुख्य जो एक फोकस था वो किस पे था, फैक्ट्स पे था। ठीक है, यह व्यवहार को अपने अध्ययन में लाए। व्यवहार इंसान का जो नेचर है ना, हमारा व्यवहार तो जो नेचर उसको लाए। अवलोकन किया, अवलोकन मतलब उस पर चिंतन करना, उसकी उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करना। व्याख्या तथा निष्कर्ष के आधार पर मानक चलते हैं, मानकर चलते हैं। ये जो इसका आधार है ना, इसके निष्कर्ष को आधार मान के चलते हैं। इनके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान में संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है। इन्होंने अब क्या कह दिया, इनके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान में संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है। इन्होंने साइंस को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया अपने विचारों में। ठीक है, जो ये सेकंड वाले आए इनका नाम क्या है, आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है, इन्होंने साइंस को ज्यादा इंक्लूड किया। ठीक है, व्यवहार को करा इन्होंने कि नेचर क्या है इंसान का, व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीतिक विज्ञान को क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाले दृष्टिकोण है। न्यू मतलब क्रांतिकारक, बिल्कुल न्यू पार्ट है इसका। नेक्स्ट देखेंगे समकालीन आ रहे हैं, लास्ट थर्ड वाले आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये ना उन दोनों का मिला जुला मेल है। पहले वालों ने क्या बोला, फर्स्ट वालों ने कि नैतिकता होनी चाहिए, समाज अच्छा होना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, आदर्श राज्य, कल्पना कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही है। सेकंड वालों ने साइंस जोड़ी कि रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, रियलिटी पे आ गए, फैक्ट्स पे आ गए, प्रूफ पे आ गए। ठीक है, पुराने वाले को उन्होंने कह दिया। थर्ड वालों ने क्या बोला कि हम ना, इन्होंने जो किया ना गलती, इन्होंने नैतिकता को जीरो बोल दिया कि नैतिकता होनी नहीं चाहिए, नैतिकता का कोई फायदा है क्या, उसका कोई प्रूफ है, कोई वैल्यू है। ये नैतिकता पे बात करते थे, समाज के आदर्श राज्य पे बात करते थे। ये किस पे आ गए कि भाई जो बात रियलिटी है वो रियलिटी है, जो बात सच है वो सच है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसका कारण ये है। ठीक है, थर्ड वालों ने क्या किया, इन्होंने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया कि ये साइंस प्लस नैतिकता को लाए। समझे आप लोग, पहले क्या थी नैतिकता, बाद में क्या आई साइंस। थर्ड वालों ने क्या लाए, साइंस प्लस नैतिकता। इन्होंने क्या किया, समकालिक वालों ने इन दोनों का मिला जुला रूप ले लिया और फिर बनाए अपने राजनीतिक सिद्धांत कि साइंस फैक्ट्स भी रखेंगे और नैतिकता को भी रखेंगे। ये है इसका मेन टॉपिक। एक बार स्लाइड देख लेते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के लिए समकालीन दृष्टिकोण क्या है। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत हमारी नैतिकता, ठीक है, ये आगे पार्ट, नैतिकता और राजनीतिक गतिविधियों के अनहित संरचना, व्यवस्थित विस्तार के साथ साथ न्याय, ठीक है, न्याय भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है, सामान्य भलाई, समान मतलब समाज की सामान्य भलाई और समुदाय जीवन आदि के प्रमुख राजनीतिक मूल्यों की जांच और पुनर्निर्माण के से संबंधित है। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें साइंस भी आ गई और नैतिकता भी आ गई। समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भलाई, समुदित जीवन में जो भी प्रमुख चीजें हैं, राजनीतिक मूल्यों की जांच के उसको देखना, उसका अध्ययन करने की क्या सिचुएशन कैसी है, उसको पुनर्निर्माण कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इससे संबंधित है। थर्ड में क्या बता रहे हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया है। नैतिकता पर फिर से बल दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सेकंड वालों ने, आधुनिक वाले जो आए थे, इन्होंने नैतिकता को जीरो कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। अब क्या हुआ, नैतिकता पे बल देना शुरू कर दिया गया। इन्होंने नैतिकता को वापस लाए और इन्होंने क्या किया, प्राचीन की ओर गए, क्योंकि इन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के जमाने में क्या हुआ वो देखना इंपॉर्टेंट तो है। ऐसा थोड़ी कि वो कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू,
पुराने समय में जो हुआ है उससे हमें कुछ सीख ही मिलती है ना, कि ये चीज़ ऐसे हुई थी तो हमें उससे क्या किया जा सकता है। माना पूरे प्रॉपर प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है ये पता तो है ना हमें। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए हम कह रहे हैं भाई क्या प्रूफ है इस बात का। लेकिन तुमने किसी से सुना तो है, तुमने नहीं देखा, तुम्हारे दादा परदादा ने देखा होगा, उनके दादा परदादा होंगे, उन्होंने बताया, उनसे उनको पता चला, फिर उनसे उनको पता चला, पीढ़ी दर पीढ़ी बातें पता चलती है हमें, है ना, जनरेशन से पता चलती है। तो ये ऐसे थोड़ी ना कि तुम मना कर दोगे कि नहीं ऐसी चीज थी नहीं, कभी प्रूफ नहीं है, वो चीजें थी, एक्सेप्ट करती थी, तुम्हें किसी ने तो बताया है। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि नैतिकता पे इन्होंने फिर से बल दिया, समकालीन वालों ने प्राचीनता के ओर गए, उन्होंने ये बोला कि जो हिस्ट्री है ना इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकता को तुम ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजनीति के ना डिफरेंट दृष्टिकोण आए, कि राजनीति के उदारवादी, मार्क्सवादी, समझौतावादी, लोकतंत्रवादी, सारे ये अलग अलग वादी जो है इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मेन ये राजनीतिक सिद्धांत के जो 3 क्षेत्र गए हैं वो तीनों मैं आपको समझा चुकी हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना समझा तो एक बार रिपीट करके आप दोबारा देख लीजिएगा। चलिए बेटा, हमने अब क्या है, राजनीति क्या है पूरा डीप में समझ लिया, राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये भी समझ लिया, पूरा हो गया। अब बचे हुए 2 टॉपिक्स है कि महत्व क्या है इनका, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, प्लस इसके कार्य क्या है। 2 टॉपिक बच रहे हैं, ये हम करने से पहले एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ पुराना सारा, अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले राजनीति समझा देती हूँ आसान भाषा में। राजनीति क्या है बेटा, किसी भी समस्या का समाधान है, ठीक है, समस्या नहीं है, समस्या का समाधान है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर कोई तरीका है वो है राजनीति। राजनीति के द्वारा हम जनता को क्या देते हैं, सुविधाएं, है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करते हैं, सुरक्षा प्रदान करवाते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं, उनको उनके जीवन स्तर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, उनका विकास करते हैं। जनता के विकास के लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है। ये सारी हमने बातें कर ली कि राजनीति क्या है, राज प्लस नीति, राज करने की एक नीति जो कौन करती है, हमारे शासन व्यवस्था हम पे करती है, ठीक है। हम लोगों को चुनते हैं, हमने एक इंसान को चुना, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आगे गया, फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो बंदा उसको उठाएगा, आगे जाके उसके लिए पूरा समाधान निकालने के लिए उस बात को ऊपर उठाएगा। संसाधनों का सही बंटवारा किया जाएगा कि कौन सी चीज़ें कितनी किसको मिलनी चाहिए, सारी सुख सुविधा जैसे हमारी सरकार हमको दे दी है, बिजली पानी वगैरह का कितना कितने क्वांटिटी में किसको कितना मिलना चाहिए, जिन लोगों को नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत के लिए सामान दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जितना संसाधन मिलेंगे ये सब कुछ राजनीति में आएगा, ठीक है। बस ये कि देखो, और कोई चीज़ है कि अगर उसकी 50 चीज़ें अच्छी बात कर रहे हैं, 50 पॉइंट उसके अच्छे हैं, तो देखो बेटा 40 बुरे भी निकल जाते हैं, नकारात्मक आलोचनात्मक तथ्य भी आते हैं। तो उसी प्रकार ये राजनीति के आलोचनात्मक तथ्य भी हैं, बहुत सारी चीज़ें राजनीति में गलत भी है। जैसे कि अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछ लें आपके पेपर में कि राजनीति के आलोचनात्मक बताइए, तथ्य बताइए, तो उसमें क्या आएगा कि राजनीति को एक दलदल कहा गया है, धोखाधड़ी कहा गया है, कि राजनीति क्या करती है, जनता का शोषण करती है, लोग पावर में आ जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, गरीब लोगों के साथ गलत करते हैं, पैसों का दुरुपयोग करते हैं, धोखा देते हैं। क्योंकि हमने कब बहुत सारी चीज़ें देखी कि राजनेता आए, उन्होंने वोट मांगने के लिए हमसे वादे किए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो चुनाव में पहुंचे, जैसे ही वो अपनी सीट उन्होंने ली, सत्ता जैसी हासिल हुई, वो हमें भूल गए। बात क्या हुई थी कि जनता की सेवा की जाएगी, लेकिन हुआ क्या, सत्ता में आते किसकी सेवा करने लगे, खुद की, ठीक है। तो ये कि अपने घर परिवार भर रहे हैं, जनता को भूल गए, खुद की सेवा में लग गई, ये सारी गलत चीज़ें भी हैं जो हम बताएंगे आगे, ठीक है। इसमें क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, लोग अपराधी जो है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए, जो बेचारा गरीब इंसान है वो तो आ ही नहीं पाएगा कभी राजनीति में, ना वो चुनाव में खड़ा हो पाएगा, गलत तरीके हो गए, पैसा का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, पावर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, ये हो गए सारे इसके नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट में क्या है कि समाधान है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहा है, संघर्ष जो भी है उसको सॉल्व करता है, ये हो गए बेसिक राजनीति। राजनीति पूरा हम डीप में कर चुके। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको एक बार आसान तरीके से समझा रही हूँ कि कोई भी सिचुएशन है, ये राजनीति है ना, इसके बारे में कि ये जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, जो भी टॉपिक तुम्हारा चल रहा है, उसके ऊपर राजनीतिक चिंतन, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विचारक आके, जो फिलोसफर्स होते हैं वो लोग आएंगे और अपनी समझ बताएंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। वो क्या करेंगे, अपने विचार रखेंगे बेटा, कि मुझे ये लगता है इस सिचुएशन में ये करना चाहिए था, समाधान बताएंगे कि ये वाली जो दिक्कत है ना, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, ये वाली प्रॉब्लम को ऐसे ठीक किया जा सकता है। डीप स्टडी करेंगे ये सब कौन है, फिलोसफर, जो पूरी उसकी गहन अध्ययन कर देंगे उस टॉपिक का, उस विषय के बारे में,
इतिहास देखेंगे सबसे पहले कि पुराने समय में जब ये दिक्कत आई थी तब लोगों ने क्या किया था, कैसे इसका समाधान निकाला गया, क्या करने से क्या हो गया था, ये सब चीज़ें पूरा डीप में देखेंगे। उसके बाद अब दिखाएंगे अपने विचार कि हमारी सोच ये है। हर समस्या का सुझाव देंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या तुमने गलती कर दी इस टॉपिक के ऊपर, जो भी समस्या बनी हुई है। जैसे इसका एक अगर मैं उदाहरण लूँ तो सबसे अच्छा उदाहरण गांधी जी वाला है। गांधी जी ने जो ये असमानता वाली सिचुएशन थी ना, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए ट्रस्टशिप का सिद्धांत बताया था बेटा। ठीक है, जिन बच्चों ने अंडरस्टैंडिंग गांधी की होगी उनको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भाई। ठीक है, 5th सेमेस्टर में गया था सब्जेक्ट। उसमें क्या था, उन्होंने अपने विचार रखे। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, उदाहरण है ये इसका राजनीतिक सिद्धांत का, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक विचारक हैं बहुत बड़े गांधी जी। उनके बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, उसको इसलिए कि भारतीय विचारक में उनका नाम आता है सबसे ऊपर। उन्होंने ये वाली बात रखी, उन्होंने अपना विचार रखा कि ये जो अमीर और गरीब की जो खाई बनी हुई है ना, कि जो गरीब लोग है वो इस लेवल पे और अमीर लोग इतने ऊपर है, जो खाई बनी हुई है इसको कम करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, ट्रस्टशिप का सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने क्या कह दिया कि जो अमीर लोग हैं ना, इनको एक लिमिट सेट कर दी जाए कि वो इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे और अपने पास संपत्ति नहीं रखेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा ना इनका, वो कहाँ इनको दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी इतना गरीब नहीं होगा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। जो बंदा इस लेवल से भी नीचे जा रहा है, इससे भी नीचे जो गिर रहा है, कि उसके पास खाने तक को नहीं है, उसको हेल्प दी जाएगी। और ये पैसा आएगा कहाँ से, इनके पास से। जो बंदे बहुत अमीर हैं इनसे पैसा लेके इनको दे दिया जाएगा। ये इन्होंने एक सिद्धांत बताया, इन्होंने विचार रखा अपना कि ये जो इतनी अमीर गरीबी का फासला है, ये जो दिक्कत है हमारे समाज में, राजनीतिक दिक्कत है ये, कि कोई लोग इतने अमीर है, कोई लोग इतने ज़्यादा ही हद से ज़्यादा गरीब है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो गांधी जी ने अपने विचार रखे कि ट्रस्टशिप का सिद्धांत लागू किया जाए कि कोई इंसान हद से ज़्यादा अमीर भी ना हो, कोई इंसान हद से ज़्यादा गरीब भी ना हो। एक लिमिट सेट कर दी जाए कि कोई इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाएगा, कोई इससे ज़्यादा कम पैसे उसके अंदर नहीं रहेगा। ये इन्होंने ऐसे विचार रखे। तो ऐसे अब सारे विचारकों को हमको पढ़ना है, ठीक है बेटा। सारे जीएस में लाएंगे, सारे न्याय का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, सारे सबके सिद्धांत पढ़ने हैं हमको। और इसमें क्या होता है, विचारकों के सिद्धांत पढ़े जाते हैं कि एक बंदा आएगा और अपने विचार रखेगा। ठीक है, कि मुझे ऐसा लगता है, उसके विचारों को हम देखेंगे। वैसे इसमें यही है, इसको ऐसे डिफिकल्ट मत सोचो कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से थ्योरी, जिसमें बात क्या की जाएगी कि क्या किया जा सकता है। इतिहास देखा जाएगा, विचार देखे जाएंगे। ठीक है, टॉपिक के ऊपर डीप स्टडी कर दी जाएगी। जो भी टॉपिक उठेगा ना, जो भी समस्या इनको दिखी जाएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ी हाई लेवल की स्टडी करके अपने सुझाव रखे जाएंगे। अलग अलग विचारक आएंगे, अलग अलग सुझाव रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सॉल्यूशन देंगे अपना। अब स्टार्ट करें बचे हुए 2 टॉपिक। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी कि क्या क्वेश्चन है, क्या दिक्कत क्या है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। अपनी दिमाग चलाएंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, अपने विचार ही अपने बता के जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत के समक्ष कार्य है कि इनके सामने क्या कार्य है। ठीक है, नाम है राजनीतिक सिद्धांत का मेन मकसद क्या है कि अपने विचार रखना, सॉल्यूशन बताना, गहन अध्ययन करना, वो सब उसको बताएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तियों को पहचानना, जो भी सिचुएशन चल रही है उसको पहचानना कि क्या दिक्कत चल रही है, उनके परस्पर संबंधों को की व्याख्या करना, जो भी उसके बीच में सिचुएशन है, जो भी रिलेशन बन रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है, उसकी व्याख्या करना, उसको बताना कि क्या दिक्कत है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। इसको सुनिश्चित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक क्या होता है बेटा, गहन अध्ययन, एक डीप स्टडी करना, पूरा होता है ना, सर्वे कर दिया तुमने किसी चीज का, पूरा डाटा कलेक्ट करा, सब कुछ, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक योजना आवश्यक है, एक प्लानिंग पूरी आवश्यक है। यह अनुसंधानों को सार्थक बनाएं और सामान्यीकरणों की ओर प्रवृत्ति तथ्यों को व्यक्त करेंगे। मतलब ये जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी परेशानी, जो भी टॉपिक के ऊपर जो तुम्हें दिक्कत लग रही है, उसके बारे में गहन अध्ययन रख करके उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अपनी एक विचार रखेंगे कि हमारे हिसाब से ये किया जा सकता है। इतिहास बताएंगे कि अब तब क्या दिक्कत थी, अब क्या, उसको कैसे सॉल्व किया, उसके बाद हमारी क्या सोच है, इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, काल्पनिक भी हो सकता है, फैक्ट्स के आधार पर भी हो सकता है, ये सोच के भी बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये कहना चाहिए। फैक्ट्स भी हो सकता है कि साइंस के हिसाब से कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, किसी
सेकंड पॉइंट करेंगे, किसी सैद्धांतिक ढांचे पर क्षेत्र में श्रमिकों की अस्तित्व, ठीक है, श्रमिकों की बात चलिए, श्रमिकों के अस्तित्व तथा व्यापक स्वीकारण व उनके द्वारा सर्वसम्मति विभिन्न अनुसंधान में परिणामों की तुलना किए जाने वाले उन्हें समर्थ करेंगे। अब बेटा अनुसंधान क्या है? रिसर्च, जो भी ये रिसर्च करते हैं, ठीक है, पूरे गहन अध्ययन करके चिंतन करके रिसर्च जो करते हैं उसकी तुलना करेंगे कि उस समय में जब ये सिचुएशन थी तो उसको कैसे किया जा सकता है। जैसे उनको बताते हैं ना कि अरस्तु ने 158 संविधान पढ़े थे। क्यों पढ़े थे? तुलना करने के लिए। उनको बस ये देखना था कि कौन सा संविधान कितना अच्छा है। 158 संविधान उन्होंने पूरे पढ़ डाले थे, सिर्फ ये तुलना करने के लिए कि कौन किससे ज़्यादा बेहतर है, किस में क्या कमी है। ऐसे करते करते फिर ये 150 पढ़ने के बाद उनको शांति नहीं मिली थी, उन्होंने फिर और पढ़ाई की थी। तो ये यही कह रहे हैं कि जो भी ये अनुसंधान करेंगे, जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, जो रिजल्ट निकल के आएंगे इनके इसके डीप स्टडी के, उसकी मदद से ये क्या करेंगे, उसके अनुसंधानों के क्षेत्र को उजागर करेंगे। क्या हमने स्टडी करी, उससे क्या निकल के आया, फिर उसके कार्यों की आवश्यकता बताएंगे कि इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, उसको क्या किया जा सकता है। ये इसका कार्य है, इनका काम है ये, ठीक है। अंततः एक सैद्धांतिक ढांचे की विद्यमानता, जो भी संवैधानिक ढांचा, जो भी मतलब लोकतांत्रिक जो वहाँ पे ढांचा चल रहा है, अथवा कम से कम संकल्पनाओं का एक अपेक्षाकृत सुसंगठन निकाय अनुसंधान को अधिक भरोसेमंद बनाता है। मतलब जो रिसर्च होगी अगर लोकतांत्रिक रूप से है तो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर मान लो तानाशाही है तो फिर राजा की ही चलेगी, है ना। जो गलत सिस्टम से वहाँ पे, तो सिर्फ जो ये डाटा वगैरह है ये कहाँ से ठीक से आएंगे। मान लो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया की बात ले रही हूँ मैं, अगर वहाँ की कोई डाटा आता है, कोई रिसर्च की जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि कितनी सच्चाई होगी उस डाटा में, कितनी उस रिसर्च में सच्चाई होगी, है ना। तो ये जो अनुसंधान यही बोल रहे हैं कि अगर संवैधानिक अगर ढांचा है तो उसमें भेदभाव नहीं होगा, भरोसेमंद उसके नतीजे निकलेंगे। अगर अच्छा एक तंत्र वहाँ चल रहा है, तो अगर राजा का शासन चल रहा है तो फिर राजा के हिसाब से आएगी फिर बातें सारी निकल के, क्योंकि राजा के खिलाफ जो बोलेगा वो बचेगा नहीं, है ना। तो ये वो वाला टॉपिक है। अब यही कि एक दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान की पहुंच से परे माना जाना पड़ता है। एक विज्ञान एक दृश्य घटना के रूप में इसको अध्ययन करना पड़ता है, परंतु एक दर्शन के रूप में इसका दृश्य घटना समझनी पड़ती है। इसको स्पष्ट तथा साथ साथ एक अव्यय का अध्ययन करना पड़ता है। इसका अध्ययन वर्तमान को स्पष्ट जानने की सीमित नहीं है, ठीक है, वरना इसको अपना क्षेत्र मसलन यह जानने के लिए विस्तृत करना पड़ता है कि वर्तमान किसके लिए विद्यमान है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या टॉपिक चल रहा है वो। तदनुसार राजनीतिक सिद्धांत को यथावत स्थिति के अध्ययन से ऊपर उठना पड़ता है। जो राजनीतिक सिद्धांत का ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसको बेसिक लेवल से ऊपर जाके काल्पनिक रूप से भी सोचना पड़ता है, वैज्ञानिक रूप से भी सोचना पड़ता है। हर तरीके से इसको हर एंगल से उस सिचुएशन को देखना पड़ता है ताकि एक अच्छा रिजल्ट बाहर आए, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब देख लेते हैं ये। जैसे भविष्य का कैसे बताऊं, जैसे मान लो तुम बेटा कि अगर हम ये वाली चीज़ करें तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, पास्ट में ये वाली चीज़ जब की गई थी तो क्या हुआ था, क्या नतीजे निकल के आए थे, प्रेजेंट में ये चीज़ हो रही तो क्या दिक्कत है। तीनों चीज़ें पूरा एज्यूम करते हुए चलते हैं और डीप स्टडी करते हैं ये लोग। अब ये के महत्व क्या है कि क्यों ज़रूरी है राजनीतिक सिद्धांत। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इन्होंने थ्योरीज लिखी पुराने समय से, उससे ही तो हम आज सीखते हैं। जो इतिहास में इन्होंने बातें लिखी हुई हैं कि तब ऐसे था, इस सिचुएशन में ये किया गया, इसका समाधान ऐसे है, वो सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत सारे विचारकों के सिद्धांत आज भी इम्पॉर्टेंट है जिसको हम अपनाते हैं, ठीक है। जैसे न्याय का वो था सिद्धांत J.S. मिल वाला, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आज भी अब है मान्य, ठीक है। बहुत सारे विचारों के सिद्धांत आज भी मान्य, जिन्होंने अच्छी बातें बोली वो आज भी मानी जा रही है ना। लोकतंत्र जो अब चल रहा है, आज से कितने सालों पुरानी चीजें आज भी मानी जा रही है, उनके द्वारा बोली गई। राजनीतिक सिद्धांत एक गंभीर व जटिल प्रज्ञानात्मक क्रियाकलाप है और इस प्रकार के व्यवहार हेतु आवश्यक
आधुनिक युग में वास्तु कहीं अधिक है कि बेटा जो आज का आधुनिक युग चल रहा है इसमें राजनीतिक सिद्धांत की और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पहले के समय में क्या हुआ हमें वो चीज़ें देख के चलनी पड़ती है कि जब ऐसे बिल्स आए थे, जो ये दिक्कत चल रही थी, तब ऐसे डिसीजन लेने से हमारे समाज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें पुरानी जो चीज़ें देखते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, यह उन सिद्धांतों का एक अध्ययन है। ठीक है, जो भी सिद्धांत है उनका अध्ययन है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सशक्त रूप से मनुष्य की स्वयं की समाज की छवियों को प्रभावित किया है और उनकी सामाजिक राजनीतिक व्यवहार को गंभीरता से निर्धारित किया है। जो भी टॉपिक चल रहा है उनका सामाजिक व्यवहारिक जो भी है उसको गंभीरता से निर्धारित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जो हमें एक उचित राजनीतिक कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन करा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि देखो ये जो भी है जितनी भी थ्योरीज है ये क्या है, हमें मार्गदर्शन दिखाती है, हमें रास्ता दिखाती है कि इस सिचुएशन में पहले क्या किया गया था, क्या रिजल्ट निकल के आए थे, अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन का काम करती है राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए। बेटा आसान भाषा में कहूँ तो राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ हमें मार्गदर्शन का काम बताते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि पहले के समय में क्या हुआ था, इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अपने विचारों से हमें ये मार्गदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, सुझाव देते हैं, समस्या का समाधान बताते हैं, अपनी सोच बताते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। ठीक है, जिससे हमें क्या है तरीका मिल जाता है उस समस्या का समाधान करने का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टा की आईडी दे रखी है वहाँ पूछ सकते हैं।